बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा मरियम। आप सबको वेलकम करती हूं अपने इस वीक के शो यूथ आर में। हर दफ़ा की तरह जैसे हम बताते हैं अपने हर प्रोग्राम में कि यूथ आर का हमारा बेसिक जो मकसद है वो यही है कि हमारी जो यूथ ओरिएंटेड जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूथ एम्पावरमेंट पर जो काम कर रही हैं, हम उन लोगों को सामने लेकर आएँ और जो यूथ के मसाइल हैं उनको उनके साथ डिस्कस करें ताकि एक आइडिया हो जाए हमारे बड़ों को भी और हमारी यूथ को भी कि इन सब मसाइल को मिलकर हल हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है कि बहुत सारे तालीमी निज़ामों की वजह से हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि कौन सा तालीमी निज़ाम हमारे लिए बेटर है और कौन सा अफोर्डेबल है। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ हमारी यूथ की कोई एक प्रॉब्लम हो तो उसे एक प्रोग्राम में डिस्कस भी किया जाए, मगर यहाँ तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उसको हर एक प्रोग्राम के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको डिस्कस करना होता है। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा दुखता हुआ टॉपिक है जो कि ज़िंदगी की सारी मेहनत और जद्दोजहद को उस वक्त बर्बाद कर देता है जब एक तालीमी निज़ाम का स्टूडेंट दूसरे तालीमी निज़ाम की वजह से अपना सारा फ्यूचर खो देता है। इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स का अमल दखल है और हम आज के शो में कोशिश करेंगे कि उन सब फैक्टर्स को या थोड़े बहुत फैक्टर्स को अपने शो में डिस्कस करें। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आऊँ या फिर हम इसके बारे में और बात करें, मैं आज अपने जो मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलती हूँ। आज जो मेरे साथ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो मौजूद हैं वो हैं यूथ राइजर्स से। यूथ राइजर्स कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कब बनी, कहाँ बनी और इनका मेन आइडिया क्या है और किस तरह से ये लोग यूथ एम्पावरमेंट पर काम करते हैं, वो हम पूछते हैं अपने गेस्ट से। पहले उनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो बैठी हुई हैं वो है रबिया असलम, जो कि बीए कर रही हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी से और इसके अलावा हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूथ ट्रेनर हैं यूथ राइजर में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। अच्छा रबिया, सबसे पहले आप यूथ राइजर्स के बारे में बताइए कि कब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसका मेन आइडिया क्या, आप लोग किस तरह से यूथ एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यूथ राइजर हम लोग बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वॉलंटियर वर्क करते थे। फिर हम लोगों को और हमारे फ्रेंड्स जो सर्कल था, हम लोगों ने सोचा कि हम इतना वॉलंटियर वर्क कर चुके हैं तो हम लोग खुद भी कुछ ओपन करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन आगे वर्क कर सकते हैं। तो सडनली मेरी जो फाउंडर हैं जो यहाँ पे अभी हैं नहीं, कुछ इशू था, उनकी तबीयत सेट नहीं थी, सोबिया अंसारी, तो वो होती तो और अच्छा होता। तो उन्होंने और मैंने और हमारे सीईओ साहब वो भी नहीं है यहाँ पे, सैयद अरमगान, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग किस यूथ पर ही खोलेंगे, जो भी ओपन करेंगे वो यूथ पर ही, क्योंकि आजकल की यूथ के बहुत से मसाइल हैं जैसे आपने स्टार्ट में कहा। तो हम लोगों ने उन यूथ को बहुत ज़्यादा यूथ राइजर में अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की है जो खुद कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनमें कॉन्फिडेंस होता है, स्किल्स होता है, वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि वो हमारी यूथ राइजर ज्वाइन करें। और यूथ राइजर बेसिकली ओपन हुई हम लोगों की, हमारा जब जहन में आइडिया आया वो अगस्त में हुई थी। अच्छा। रमज़ान के डेज में हम लोग वो सडनली रोजे में बैठे हुए आइडिया आया कि हम लोग, तो हम लोगों ने यूथ राइजर, पहले हम लोगों ने नाम सोचा, देन हमने उसका पेज बनाया, देन टीम मेंबर्स बनाया और माशाल्लाह टीम मेंबर हमारे काफ़ी अच्छे हैं, हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो काम वाले बंदे हैं। यूथ राइजर में जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली हम लोगों का अभी कोई इवेंट नहीं हुआ रिसेंटली, मतलब, लेकिन अक्टूबर में इंशाल्लाह हमारा इवेंट है जो बिल्कुल यूथ पर ही होगा। हमारे ट्रेनर्स हमने ऐसे रखे हैं, आई एम ऑल्सो ट्रेनर इन दैट इवेंट। सो हम लोग यूथ राइजर में जो डिस्कस करेंगे वो यही चीज़ होगी कि यूथ क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो आगे वर्क कर सकें। सिर्फ फेम पाने के सब कुछ नहीं होता आजकल यूथ में, ये है कि सिर्फ फेम पा लें, आगे बढ़ जाएं, दैट्स इट। थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग भी आगे करनी पड़ती है कि आगे हम लोगों के फ्यूचर में क्या हमारे लिए चीज़ अच्छी हो सकती है और हम किस चीज़ को आगे लेकर चलें जो हमारे काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और इंशाल्लाह हम लोग देखें आगे क्या क्या वर्क करते हैं। चलिए, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इवेंट। अच्छा जी, ये तो थी रबिया ने अपनी यूथ राइजर्स के बारे में पूरा बता दिया कि भाई इनका क्या एम है और किस तरह से लोग काम करते हैं। रबिया के साथ ही मेरे साथ बैठे हैं मोहसिन अली जो है ACCA कर चुके हैं और इसके अलावा हेड ऑफ मार्केटिंग है यूथ राइजर में। तो अस्सलाम वालेकुम मोहसिन।
मोहसिन, आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि आप हेड ऑफ मार्केटिंग हैं तो आपका लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा होता होगा। अगर कुछ व्यूवर्स या कोई यंगस्टर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहे एज अ वॉलंटियर और आपके इवेंट्स में आना चाहे तो आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? लेकिन बेसिकली मार्केटिंग का हमारा जो रेगुलर प्रोसीजर है वो है फेसबुक के जरिए। और कोई भी यूथ हो आजकल की, चाहे वो स्टडी करे हो चाहे वो ग्रेजुएट कर चुकी हो, उसका फेसबुक से ज़रूर लिंक होता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी के समय। तो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे फेसबुक के ज़रिए से हैं। और अगर कोई यूथ हमें कांटेक्ट करना चाहे तो वो डायरेक्टली हमें फेसबुक से कांटेक्ट कर सकती है। और उसी पेज पे हमारे गिवन नंबर्स भी हैं। अगर ज़्यादा कन्वीनियंट हो, कोई फेसबुक यूज़ ना करता हो तो वो किसी अपने दोस्त से वो नंबर लेके हमें अप्रोच कर सकता है। जैसे ही आपको पता है कि हमारा फेसबुक का पेज है youth.risers.official, उसके ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर गिवन हमारे नंबर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उन पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थे मोहसिन। अब मोहसिन के साथ मेरे साथ एक गेस्ट और है हमारे, जो कि है सैयद फराज हुसैन। फराज हुसैन जो है वो फाइनल ईयर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं SSUET से। और इसके अलावा यूथ राइजर्स में इनकी जो डेजिग्नेशन है वो है हेड ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। सो वेलकम फराज एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शुरू में हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो टॉपिक हमारा यही है कि बहुत सारे तालीमी निज़ाम जो हमारे पाकिस्तान में राइज है उसकी वजह से हमारी यूथ थोड़ी सी डिस्टर्ब है और कंफ्यूज भी है। हमारे पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि भाई किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं। पाकिस्तान में अगर मैं गिनने बैठूँ तो ऐसे तो बहुत सारे तालीमी निज़ाम हैं। कहीं पर जो है वो सबसे पहले जो इशू आता है वो है उर्दू मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स आ गए। उसके अलावा फिर जब मैट्रिक में अगर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर कहीं आगा खान सिस्टम है, कहीं पर कैम्ब्रिज सिस्टम है, कहीं ओ लेवल सिस्टम है। तो कौन सा सिस्टम बेहतर है? और ये सब अलग अलग सिस्टम्स का होना एक ही मुल्क में और हर बच्चा जो है हर स्कूल में अलग अलग किताबें पढ़ रहा है, अलग अलग सिलेबस पढ़ रहा है, तो उनका लेवल अप डाउन होना, ये सब चीज़ें सही हैं या गलत हैं? और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं फराज से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी आपसे फराज कि जब कोई पेरेंट्स जो है हमारे एडमिशन के लिए जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो सबसे पहले तो एक वो ये चीज़ देखते हैं कि स्कूल घर से करीब है या नहीं, दूसरा अफोर्डेबल है या नहीं, तीसरा फिर अब जाकर जो फैक्टर मैंने नोटिस किया है कि इंग्लिश मीडियम है या नहीं। ठीक है, फिर एक दफ़ा जब बच्चा वहाँ पर एडमिट हो जाता है उस स्कूल में, और फिर उसके बाद जो स्कूल वाले, जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़े थोड़े दिनों बाद जो अलग अलग उनके खर्चे निकलने शुरू होते हैं कि भाई एनुअल फीस है या फिर पिकनिक पर जा रहे हैं या फिर ये एक्टिविटीज़ हैं, इन सब की फीसेस हो गई, तो फिर वो पेरेंट्स को के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। फिर उसके बाद वो अच्छा स्कूल की भागदौड़ में लग जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्हें ख्याल आता है कि ये सिस्टम सही है या ये सिस्टम सही है, आगा खान में भेजें या कैम्ब्रिज सिस्टम में भेजें या ओ लेवल्स में भेजें। आपका क्या ख्याल है इसके? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल इतने कंफ्यूज हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के मामले में कि उन्हें, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में कोई सिस्टम, अपना कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत बच्चों को तालीम दी जाए। यानी हमें खुद नहीं पता कि बच्चों को किस सिस्टम के तहत तालीम देनी चाहिए। फिर आगे बात आती है उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और फर्दर जितने आपने डिफाइन की कैम्ब्रिज सिस्टम वगैरह। तो बाकी वाले लोग, ये कुछ लोगों का आजकल जैसे हालात है हमारे मुल्क के, और फिर उसी वजह से लोग, जैसे आपने कहा, घर के करीब स्कूल होना चाहिए कि ज़्यादा जल्दी पिक एंड ड्रॉप हो जाए कि भाई कहीं हालात में प्रॉब्लम्स हो जाए, तो इस वजह से बच्चों को ज़्यादा इसलिए भी। और फिर दूसरी बात, फिर फाइनेंशियल भी कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो बाकी जो कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं उसके अलावा उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो यही चाहते हैं कि वो ये नहीं देखते कि फिर बच्चे का फ्यूचर आगे कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो पढ़ाई का लेवल उसको उस म्यार में मिल रहा है जो मिलना चाहिए। यानी इवन बच्चों को अगर आप 2 क्लास के लेवल है उनसे पूछें 2 का टेबल या उनके लेवल की चीज़, तो वो भी उनको नहीं आ रही होती जो नॉर्मल गली मोहल्ले के स्कूल्स हैं। फिर जब वो आगे जाके जैसे अपने बच्चे जब मिलते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या कुछ भी तरीके से, या खुद भी उनको, पेरेंट्स को भी घर में भी उनको देखना चाहिए किस तरीके से पढ़ाया जाए। बिल्कुल सही। इसी तरह जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि अगर एक स्कूल है, 2 स्कूल हैं, जो एक उनके घर के करीब है और एक उनके घर से थोड़ा आगे है, जो कि सेम फीस स्ट्रक्चर है वहाँ पर, मगर पेरेंट्स की क्या प्रायोरिटी होती है कि जो घर के करीब है हम वहाँ भेजेंगे, भले से उसकी क्वालिटी अच्छी हो या नहीं हो। पेरेंट्स क्या समझते हैं कि भाई हमने स्कूल भेज दिया तो हमारी अब जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म हो गई।
ठीक है, उसके बाद वो जो है अपने बच्चों से जो है कुछ कंसल्ट नहीं करते। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स पहले एक जमाने में हर महीने तकरीबन हुआ करती थी, अब वो नहीं होती, सारा वो सिस्टम खत्म हो गया है। तो पेरेंट्स को भी इस मामले में अपना रोल प्ले करना चाहिए या नहीं? पेरेंट्स को तो बिल्कुल रोल प्ले करना चाहिए अपना, क्योंकि बच्चे उन्हीं के हैं, तो उनको ये ख्याल रखना है उन सबका। क्योंकि जब स्कूल जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड नहीं करते, वो किसी ने भाई को भेज दिया या बड़ी बहन को भेज दिया, पेरेंट्स खुद नहीं आए, तो बड़ा भाई और बहन तो मतलब जो बहन भाई जो सिबलिंग्स है आपस में, वो अगर आपस में बैठ के पढ़ेंगे तो पढ़ते कम है, बिल्कुल अपनी बातें या इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। तो पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स उनको पढ़ा सकते हैं या उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं पढ़ाई के मामले में भी। पर आजकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स भी कम होती हैं, बस ये लिख दिया जाता है कि जब आपको आना है सैटरडे 9 to 12 तक आ जाएं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। या अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती भी है तो सिर्फ आपको सिर्फ तब होती है जब एनुअल रिजल्ट मिलना होता है कि आपको बच्चों की मार्कशीट मिल गई, और जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह स्कूल्स में सब खत्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं, सिर्फ वहाँ उन स्कूल्स में हो रहा है जहाँ कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं, जहाँ पे फीसिस हाई फीसिस पेड है, तो वहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे फीसिस नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स और इस तरह जितनी फैसिलिटीज है सब खत्म कर देंगे। बच्चों को सिर्फ एक ही तरफ यही पढ़ना है, यही याद करना है, ये टेस्ट है, अब इस महीने वीकली है, इसमें इसके बाद मंथली है, तो वो बच्चा इतना बाउंड हो जाता है वो पढ़ाई में, फिर वो ना अपनी परफॉर्मेंस पे देख सकता है ना उसको कोई टाइम मिलता है थोड़ा सा रिलैक्स करने का। और फिर टीचर्स और बाकी पेरेंट्स जो है वो हमारे ये बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हर चीज में A1 हो, भाई आप बच्चा मतलब हर तरह से उसकी डेवलपमेंट हो रही हो, जबकि पढ़ाई से सिर्फ पढ़ाई से जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व होता है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है बनिस्बत उस बच्चे के जो सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता हो। नहीं, यहाँ पे ये भी तो है ना कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पे पेरेंट्स भी नहीं देखते, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अगर मेरा बच्चा आया तो वो इंजीनियर बनेगा, उसको इंजीनियर ही बनाना है, उसको ये नहीं देखते, उसको ना खेलने से मना कर दिया जाता है, तुम्हें ये नहीं खेलना, तुम्हें ये नहीं खेलना, तुम्हें बाहर नहीं जाना, या तुम्हें ये काम नहीं करना। और ना स्कूल्स में बच्चे को हो सकता है पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ना हो जितना वो खेल में अपने आप को आगे ले जा सके, तो ऐसा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर अब मैं मोहसिन से पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अफोर्डेबल जो स्कूल होता है, अगर दो अफोर्डेबल स्कूल हैं, एक करीब है और एक दूर है थोड़ा, ठीक है, तो उसमें अगर क्वालिटी इश्यूज हैं तो पेरेंट्स हैं इस सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, और फिर जब एक दफ़ा वंस वो बच्चा वहाँ से मैट्रिक करके निकल जाता है और फिर आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर या दूसरे लेवल पर बड़े लेवल पर आते हैं जहाँ बहुत अलग अलग स्कूल से जो है मतलब मैं कहूँगी कि अलग अलग तालीमी निज़ाम से पढ़े हुए बच्चे जब आते हैं तो फिर उस वक्त उन्हें एहसास हो रहा होता है कि भाई हमने उसको गलत डिसीजन लिया था। तो इस चीज़ पर पहले नहीं सोचना चाहिए कि हमें कौन सा तालीमी निज़ाम चूज़ करना चाहिए या कौन सा नहीं? अभी जहाँ तक बात है स्कूल पास होने की या दूर होने की और उसकी क्वालिटी जो है उसको फोकस करने की, कि पेरेंट्स से सोचें अपने बच्चे को एडमिट करवाने से पहले कि उस स्कूल की जो क्वालिटी है वो उस मयार की है या नहीं, कि जो उसको आगे फर्दर स्टडीज़ में या हाई स्टडीज़ में उसको हेल्प कर सके। लेकिन जहाँ तक हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस का सवाल है तो आजकल हमारे ऐसे हालात नहीं हैं, जैसे फराज ने अभी कहा कि ऐसे हालात नहीं होते कि बच्चे को दूर वाले स्कूल में भेजा जाए। जब उसको दूर वाले स्कूल में भेजा जाता है तो बच्चा जब तक घर वापस नहीं आता घर वाले परेशान होते हैं उसके बारे में कि कहीं रहे तो नहीं है। और उसके अलावा जितना ज़्यादा घर से स्कूल दूर होता है उतने ज़्यादा मतलब पेरेंट्स को इस चीज़ में भी मसले होते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट के लिए उनको फैसिलिटी कोई रखनी पड़ेगी तो वो उसके चार्जेस भी बेयर करेंगे। हमारे यहाँ प्रॉपर गवर्नमेंट का कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि अगर कोई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको वो उस चीज़ की सब्सिडी दी जाए, खासतौर पर ऐसे लोगों को कि जो इतने बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो अपने बच्चे को दूर नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट्स को जो है वो स्टूडेंट कार्ड पे भी हाफ ऑफ नहीं किया जाता। एक टाइम पहले पाकिस्तान में किया जाता था, स्टूडेंट्स कार्ड पे जब ट्रैवल करते थे बच्चों में तो उनको जो है ना ट्रैवल उनका जो पास होता था वो देखते हुए उनको जो किराया था वो आधा कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सारे एक्सपेंसेस और स्कूल की फीस और आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की फीस के अलावा भी पेरेंट्स को बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं स्कूल में आजकल जो कि उन्हें बेयर करने पड़ते हैं, और वो जो है सिर्फ ये सोचकर दे रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे की भलाई के लिए और स्कूल वाले ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और होता कुछ नहीं है वहाँ पर। जो हाई लेवल के बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट जो स्कूल है वहाँ की फीसेस इतनी
ज़्यादा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े एक परसेंटेज है जो कि मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है, जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो एक हल हम लोगों को समझ में आता है वो ये, हम सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पर काम क्यों नहीं करती। नारे तो सब लगाते हैं कि तालीम सबके लिए, तालीम सबके लिए, मगर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि कोई एक ऐसा बच्चा या कोई एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा जिसके घर में 2 वक्त की रोटी तक का गुजारा करना मुश्किल होता हो, तो वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस तरह से पढ़ सकेगा। ऐसे पॉइंट्स और इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम आगे अपने शो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर अपने यूथ राइजर्स के मेंबर्स के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द लाइफ। My name is Sundus Mohsen Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well. हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. हेलो सलाम एंड वेलकम। म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत एंजॉय करें और वापस आए मैं ही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोदीना। Do your feedback on our admin page that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live. अस्सलाम
Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelivetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हिजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हिजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन, आप सब देख रहे हैं द यूथ आवर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि है बहुत सारे तालीमी निज़ाम जो हमारे मुल्क में राइज हैं, उसकी वजह से हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और कंफ्यूज है। आज हमारे साथ यूथ राइजर्स के मेंबर हैं जो कि इस डिस्कशन में हमारे साथ पार्ट ले रहे हैं और हमने ब्रेक पर जाने से पहले कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए जो कि पेरेंट्स के ऊपर थे कि उन्हें कौन से ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए वो किसी स्कूल को चूज़ करते हैं। अब आगे दूसरी बात जो मैं यहाँ पर पॉइंट रेज करना चाहूँगी और आप सबसे उस पर बात करना चाहूँगी वो ये है कि कोई भी अगर निज़ाम तालीम में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको उसके अच्छे और बुरे असरात बिलाखिर उस वक्त पता चलते हैं जब वो कोई प्रोफेशन चूज़ करता है। अगर कैम्ब्रिज में कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है तो उसकी उर्दू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही गैर गुजरी होती है या फिर बहुत ही कम उर्दू उन्हें समझ में आती है। दूसरा, अगर मैट्रिक सिस्टम से कोई स्टूडेंट पढ़कर निकलता है तो उसकी इंग्लिश का हाल सब जानते हैं। इसी की वजह से आगे क्या होता है कि जब कैम्ब्रिज सिस्टम वाले स्टूडेंट्स अपने प्रोफेशन के लिए प्रोफेशन चूज करते हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनका लेवल उस वक्त तक बिल्कुल मैं कहूँगी कि बाहर के हमारे जो स्कूल्स हैं उनकी तरह का हो जाता है। तो उन्हें जो है वो सब इन्वायरमेंट और वो जो सैलरी उन्हें दी जा रही होती है या फिर जिस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो अब्रॉड का रुख करते हैं, वहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लेते हैं। जबकि मैट्रिक का स्टूडेंट अगर प्रोफेशन लाइफ की तरफ जाता है तो अपनी इंग्लिश में कमज़ोरी होने की वजह से या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमज़ोर होने की वजह से वो बहुत जगह मार खा जाता है। और सबसे बड़ी
बात जहाँ पर वो मार खाता है वो ये कि जब वो किसी अब्रॉड के जाने के लिए या पढ़ने के लिए अप्लाई करता है तो सिर्फ इसी वजह से कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या तो फिर उसे इंग्लिश सही से बोलना नहीं आती या समझ में नहीं आती, तो इस वजह से उसे हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है। रफिया, आप क्या कहती हैं इन सब पॉइंट्स के बारे में? आप क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम अपनी स्टडीज़ में गुजार चुकी हैं और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से मिल चुकी होंगी, तो आप क्या फील करती हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपने अपने शो के स्टार्ट में कहा था यूथ के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम एक शो में डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं यहाँ कहूँगी कि हमारे मुल्क में ही ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो एक शो में डिस्कस नहीं हो सकते। और एंड एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, तो एजुकेशन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि इस फास्ट एरा में अगर एक बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो आगे कुछ नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है माना, लेकिन उसके साथ आपकी इंग्लिश आजकल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो आपकी CV इंग्लिश में है पूरी, और अगर इंटरव्यू लेने वाला बंदा आजकल के इंटरव्यू जो देने आता है कैंडिडेट उससे ये पूछ ले कि यार मुझे ज़रा कवरिंग लेटर लिख के दिखा दो, तो बास को ये नहीं पता होता कि कवरिंग लेटर होता क्या है। और CV का आप थोड़ा सा उनसे पूछ लें CV किसका एब्रीविएशन है, तो ये नो हाउ स्टूडेंट को जब होती है जब उसकी बेस मजबूत की जाए। और ये पूरा जो बेस मजबूत करने के लिए पेरेंट्स का किरदार सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट से ही, कि आप किस स्कूल में करा रहे हो। जैसे अफोर्डेबल की बात की थी आपने मोहसिन से, तो ये बात सच है कि हर कोई बहुत ज़्यादा महंगे स्कूल में नहीं करा सकते, पेरेंट्स की इतनी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन आप ये देखो अगर कि वो बच्चा सिर्फ स्कूल में उसको भेज देने से ये आपका काम खत्म नहीं हो जाता। पढ़ाई कर रहा है बच्चा, सिर्फ सबको ही बता दिया हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो किस तरह पढ़ रहा है, क्या होगा उसका फ्यूचर, वो कैसे जा रहा है, ये सब आपको मालूमात होनी चाहिए। थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में कि हम लोग अपने बच्चे का, लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है भाई उनको क्या करना है, पढ़ के शादी कर दी जाएगी, लेकिन आजकल के एरा में मैं जहाँ तक मेरी बात है मैं कहती हूँ कि लड़कियों को भी उतना ही पढ़ना चाहिए। और लड़कों का जहाँ तक सवाल है उनकी तो जिंदगी बेचारों की एंड तक ही होती है जॉब वगैरह, तो लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आपका छोटा बेटा है तो जैसे फराज ने कहा था स्टार्ट में जब इनकी बात हो रही थी कि पैदा होता है बच्चा बोल दिया जाता है इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं होता। बच्चे का इंटरेस्ट भी आप देखो, अगर इतने सारे प्लेयर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ये थोड़ी होता है कि मैंने डॉक्टर बन जाना है, मैंने ये बन जाना है। आप बच्चे का इंटरेस्ट देखो, आप उसको इंटरेस्ट स्टडी में क्यों नहीं आ रहा है। पहले के सुना था मैंने, अपने टीचर से भी सुनती हूँ कि पहले के जो टीचर्स थे बहुत अच्छे होते थे। पेरेंट्स के साथ साथ ये टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो एक टॉपिक बच्चे को किस तरह से समझाएं ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो इस स्टडी में इंटरेस्ट ले। जरूरी स्कूलिंग सिस्टम का मैं जहाँ तक मानती हूँ कि स्टूडेंट पढ़ने वाला होना चाहिए, फिर वो चाहे जहाँ से भी पढ़े वो इंशाल्लाह टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और दूसरा ये कि लाजमी नहीं कि मीडियम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो। लोग कहते हैं कि भाई अगर उर्दू मीडियम से बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी बहुत सारे मौके हो सकता है कि वो बहुत अच्छा पोइट बन जाए, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन जाए। हमारे जो भी उर्दू ड्रामे या फिर कोई भी टेलीफिल्म बनती है या स्क्रिप्टिंग होती है किसी फिल्म की, तो उसके लिए तो हमें उर्दू ही की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अगर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो उसकी नेशनल लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाए या फिर किसी और तरह से उसको कोई ना कोई मौका मिल जाए। तो मौक़ों की कमी तो नहीं होती, उसकी विल पावर पे होना चाहिए और जो है उसके इंटरेस्ट पर होना चाहिए। ये कुछ बातें जो कुछ लोग कहते हैं। फराज, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे कि आपने भी कहा कि उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और फर्दर जो भी मीडियम जहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, तो मैं पहले आपकी उस बात की तरफ आऊँगा जो आपने कहा था कि अफोर्डेबल या अनअफोर्डेबल है। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनकी हालत आप देख लें आज क्या है, और प्राइवेट सेक्टर्स कहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी गवर्नमेंट स्कूल का ये, अगर आप गेट खोल के अंदर जाते हैं तो सिर्फ एक क्लास में 1 क्लास के बच्चों को उसमें पढ़ाया जा रहा है, 4th भी उसी क्लास में, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, 1 क्लास वाले क्या समझेंगे, 4 वाले क्या समझेंगे। और दूसरी साइड पे बकरा ईद के दिनों में गाय भैंस बन जाती हैं या मोस्टली गधे और घोड़े बंधे हुए होते हैं सरकारी स्कूलों में। तो अगर आप बाहर कैंब्रिज की तरफ देखें तो वो भी जो कैंब्रिज सिस्टम है वो भी मतलब गवर्नमेंट लेवल का सिस्टम है, जो जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे इतना प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है।
तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, तो वहाँ पे इंग्लिश क्यों नहीं है? वहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं या आपने उर्दू बोल दी तो कोई आपसे बात नहीं करता। वो अपनी लैंग्वेज में, जापानीज में, वो उनकी नेशनल लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो उर्दू मीडियम से पढ़े, ऐसे सरकारी स्कूल से, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की, और हमारे पेरेंट्स ने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा, तो वो भी आज जिस मुकाम पे है उसी को अपने टैलेंट की वजह से जो कर सकते थे। बच्चों को मतलब ना तो तालीम का कोई म्यार होता है, और बच्चों को अगर आप बच्चों का हुलिया देखें या कुछ भी देखें, ना उनके पास अफोर्डेबल के बाद, ना उनके पास बैग अच्छे होते हैं, ना उनका यूनिफॉर्म प्रॉपर भी नहीं होता, बच्चे घर की चप्पलों में ही स्कूल जा रहे होते हैं। तो उनको बेसिक्स ही उनके खराब है कि उनको पता ही नहीं कि कहीं जाना है, किस तरीके से जाना है, यूनिफॉर्म होके जाना है, या जो भी टीचर्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं प्रोग्राम में देख रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल का इन्होंने विजिट किया, उसमें दिखा रहे जो उनको बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा है टीचर, वो क्लास लेने के बाद बाहर आके वो पान और सिगरेट को स्प्रेडिंग कर रहा है बाहर आके क्लासरूम के बाहर ही। तो वो बच्चे उसको देख के क्या सीखेंगे? बिल्कुल। और गवर्नमेंट स्कूल्स का अगर हम गवर्नमेंट हमारी जैसे बात करती है कि भाई हमने गवर्नमेंट स्कूल्स खोल के दिए हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई, उनको वहाँ पर बच्चे भेजें, तो वहाँ भेजकर अपने बच्चों को क्या सिखाए माँ बाप? ना टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर अपॉइंट हुआ है उसको खुद को इंग्लिश नहीं आती होती, उनको खुद को अपना कुछ नहीं पता होता। ऐसे ही या तो सोर्स, जो कि मैं बिल्कुल साफ वर्ड इस्तेमाल करूंगी कि सोर्स के थ्रू जो है जो टीचर्स अपॉइंट हुए होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में कि जी आराम की जॉब है, सिर्फ चक्कर लगाना है, अटेंडेंस लगानी है और फिर वापस आना है। पढ़ाने से उनका कोई सरोकार नहीं होता है, ना स्टूडेंट की डेवलपमेंट पे काम होता है वहाँ पर, ना स्टूडेंट्स को वहाँ एटिकेट सिखाए जाते हैं, ना ही तो कुछ और चीज़ें। जैसे आपने अभी पान का और इन सब का मैथ्स के टीचर का डिस्कस किया, इसी तरह अगर टीचर ही जब इस तरह की वो करेंगे तो फिर स्टूडेंट क्या सीखेगा उनसे? मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जब मैं अपने स्कूल सिस्टम में था, यहाँ पे स्कूल में मैं 6-7 क्लास की बात है, तो मैं मोस्टली हर साल अपने होम टाउन यानी पंजाब साइड पे आता था। तो यहाँ पे जब मैं स्कूल में पढ़ा था तो काफ़ी फेमस स्कूल है वो, तो वहाँ पे हमारे पास बाकायदा बेंचेस होती थी क्लास में, उसके अलावा प्रॉपर स्कूल सिस्टम था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने सोचा, मेरे कज़न ने मुझसे बोला कि मेरे साथ स्कूल चलोगे? तो मैं पहले तो ये सुन के हैरान हुआ कि मेरे साथ स्कूल चलोगे, कोई बच्चा जो स्कूल का नहीं है वो जा सकता है। और मैं वो सब यूनिफॉर्म में थे और मैं ऐसे चला गया। वहाँ गए तो सारे बच्चे वहाँ पे वही धूप में वही चटाई में बैठे हुए और ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है। अब टीचर ने मुझे खड़ा करके पूछ लिया, मुझे बस उसने पूछ लिया 2 का टेबल सुनाओ। अब मैं 2 का टेबल जो मुझे पता था मैं सुना रही हूँ, बाकी बच्चे पता हंस रहे थे। उन्होंने ये क्या सुना रहा है, ये तो 2 का टेबल नहीं होता। मैंने बोला वो क्या होता है? वो खड़े होकर बोल रहे 2 एकम 2 2 2, मतलब ना उनको 2 1 2 का पता ही नहीं कि 2 1 2 क्या है, 2 1 क्या है। उन्हें सिर्फ ये पता है 1 2 3, बस उन्हें सिर्फ उर्दू आती है, इंग्लिश उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब या तो अगर बच्चों को कोई बात नहीं मान रहे तो बात मनवाने के लिए उनको वहाँ पे मतलब मुर्गा बना के कुछ करके बकायदा कमर पे डंडों से मारा जाता है। तो वो देख के इस तरीके से होता है, मतलब बच्चा पढ़ेगा या टीचर की मार से या उनके होलिये से, या वो टीचर जो अपने हरकतें कर रहे हैं जो भी है वहाँ से डर के भाग जाएगा, फिर पढ़ाई छोड़ देगा। इस तरह तो बच्चा डिस्करेज हो गया, फिर अगले दिन वो स्कूल ही जाने से कतराएगा। छोटे छोटे से बच्चे, रिसेंटली मैं वर्कशॉप पे खड़ा था, बिल्कुल 7 साल का बच्चा होगा, तो वर्कशॉप पे काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा तुम पढ़ते नहीं हो? तो कह रहा नहीं। तो मैंने कह रहा पढ़ता था, और फिर एक वो चुप हो गया। मतलब उसकी आंखों में जो थी ना, जो वो चाहता है पढ़ना, पर उसके घर में नहीं है। कह रहा अम्मी है, अब्बू है, 2 भाई है, बहन है, सब क्या करते हैं, सब काम करते हैं। मैंने तुम क्या करते हैं? मैं भी काम करता हूँ, घर जाके जो पैसे मिलते हैं वो अब्बा ले लेते। तो वो जो बच्चा जो ये काम कर रहा है वो बड़ा होगा तो वो भी अपने बच्चों के साथ, बाकी के साथ यही करेगा। तो जब ये अवेयरनेस गवर्नमेंट ही हमें नहीं देगी, गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई बच्चों को अपने पढ़ाया जाए, बच्चों को भी नहीं बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। और लिटरेसी रेट इतना कम है, हम 4 यहाँ बैठे हैं तो हमें पता है, हम बाहर निकलेंगे रिक्शे वाला या बाकी जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है पढ़ाई के बारे में। उन्हें भी ये पता है कि मैं चला रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी रिक्शा चलाएगा, 10 में से 1 रिक्शे वाला ही बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर ठीक है हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश के अगर सही से बेहतर सहूलियात नहीं है, वो उर्दू पर ही फोकस कर रहे हैं कि जैसे सारे निसाब उर्दू में ही है, तो फिर आप ये भी तो सोचें कि आप अपनी उर्दू लैंग्वेज को उस लेवल तक लेकर जाएं कि भाई जिस तरह से दूसरे कंट्रीज अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं
वो मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पर इंग्लिश को एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता जैसे हमारे यहाँ बाकी प्राइवेट स्कूल्स में या फिर दूसरे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। वो अपनी लैंग्वेज को वैल्यू करते हैं। यहाँ पर जो उर्दू इतनी मेहनतों के बाद और इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद एक लैंग्वेज हमें दी गई एज अ पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है, उसको ना हम प्रमोट करते हैं और ना ही हम उसको वैल्यू करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि जी गवर्नमेंट स्कूल्स में सारी उर्दू निसाब में उर्दू के उसमें है सारे निसाब और उर्दू ही पढ़नी है। तो या तो आप उसको वैल्यू करें या फिर आप अपने करिकुलम को एक जैसा करें, तो उस तरह से कोई फायदा होगा हमारे स्टूडेंट्स को। जैसे कि आपने सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो जो दौर था उस टाइम में वो इंग्लिश जो थी वो वक्त की जरूरत थी। वो कोई मतलब उन्होंने हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं बना दिया था उर्दू को, इंग्लिश को सॉरी। तो अभी भी इंग्लिश जो है बेसिकली आप देखा जाए फर्दर आप कंट्रीज में जाते हैं फॉरेन जाते हैं तो इंग्लिश को आप एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं। हर बंदा आया जैपनीज हो या अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, तो हमें इसको सिर्फ कम्युनिकेशन लैंग्वेज तक ही रखना चाहिए, ना कि ये देखा जाए कि बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको इंग्लिश नहीं आती। उसको ये देखना चाहिए उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने चाहिए कि वो उर्दू में ही अपने स्किल्स को किस तरीके से बयान कर सकता है या नहीं कर सकता। हमारे पास असल में सिनेरियो ही यही है ना कि हमें जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जो भी क्लाइंट्स है वो है पाकिस्तान में, क्योंकि हालात सब वाकिफ हैं, तो इस वजह से बाहर की कंपनीज की वजह से यही डिमांड सब ज्यादा करते हैं कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसमें खैर बच्चों का भी हम लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। ये सारी बात जो आखिर में घूम फिर कर आती है वो गवर्नमेंट पर आकर रुक जाती है। जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई एक बड़े उस पर बड़े पैमाने पर स्टेप नहीं लेती, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। चले इस बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर और अपनी फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू द लाइफ। I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे घर में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सब लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्ताज के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खतीनेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से कर रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन ली आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं।
गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asian wedding? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइजेज आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asian wedding. Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. लाइव की सुबह में आपको मैं आपकी होस्ट है शामिल कहती हूँ मैं आप लोग के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ। www.facebook.com/thelifetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है और मीठी मीठी बातों से और काफी मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट। हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है। गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही दोस्त की तरह पॉलिटिशियन पे पॉलिटिक्स पे बातें। कैफरे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुँचाएगी इंशाल्लाह। कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। धमाकों के लिए मज़ीद तैयार रहें। दहशतगर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा विरसा होगा। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या। आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में। वेल टाइम हुआ है हमारे थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी। बड़े बूढ़े कहते थे हमारे क्या ना मेहंदी शर्माती है तो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल की हमेशा। कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग चले अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले। जाइए करने मतलब कुछ चाय पीती जा रहे हैं आप लोग हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/livetv। मेरे भाइयों मेरी बहनों लाइव टीवी जरूर देखा करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद किरमानी आपको खुशामदीद कहता है। और हमने ये सुसाइड बॉम्बिंग जो है एक तो ये होती क्यों है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस्लाम में दूसरे मज़ाहिब में। इस्लाम हमें ये दर्ज नहीं देता कि हम किसी सलामती को खराबी की तरफ ले जाएं। ये तो मानी हुई बात है कि जिहाद इस्लाम के अंदर है।
हर मजहब के अंदर अपनी दिफा मौजूद है। डिफेंस का मतलब ये है कि आप दूसरे की जान ले लें। बात लोगों के तर्ज अमल की वजह से जो जिहाद का इंस्टीट्यूशन है वो बदनाम हो रहा है। इस्लाम ने हमेशा जुल्म के खिलाफ चला, लेकिन इस बात को जानने की जरूरत है कि है वो हम में से। लोगों का एक ऐसा ग्रोह है मजहब की या दूसरे मकतबे फिक्र पर हमले को जायज नहीं। अपनी जानों को अपने हाथ से खत्म ना करो, और जिसम जो है अल्लाह की अमानत है। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने शो यूथ आर में। आज का हमारा टॉपिक एक बार फिर बताती चलूँ कि बहुत सारे तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान में राइज है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं आज अपने यूथ राइजर्स के मेंबर्स के साथ। जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले रबिया हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। एक अभी जो हम ब्रेक में जैसे बात कर रहे थे कि भाई बहुत सारे मीडियम्स ऐसे होते हैं जिनमें इलाकाई ज़बानों पर काफ़ी जोर दिया जाता है, और फिर जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो उसको इंग्लिश का पेपर देना मैंडेटरी हो जाता है, जैसे मैट्रिक सिस्टम में। तो वहाँ वो बच्चा आकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको ये समझ में नहीं आता कि इसको आगे कैसे कैरी करना है या इस जिन को बोतल में कैसे काबू करना है। तो उसका जिम्मेदार मतलब क्या तुक है कि भाई अगर मुझे आगे सिंधी को कैरी ही नहीं करना या फिर पंजाबी लैंग्वेज को कैरी नहीं करना तो उसको पढ़ाने का क्या जवाब है? ये तो आप मुझसे नहीं उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस निज़ाम को राइज किया। मतलब बात बिल्कुल सही है, एक इंजीनियर स्टूडेंट बन रहा है, मतलब अगर उसको सिंधी भी पढ़ा रहे हो आप, उर्दू भी पढ़ा रहे हो, तो उसका उससे क्या मेल जोड़ है? मतलब इंजीनियर और ये उर्दू मीर तकी मीर, और वो उसका पूरा जो माइंड है वो मिक्सअप हो जाता है और वो मतलब कुछ कर नहीं पाता। इंजीनियर मतलब देखें आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ है, और एक मेडिकल का स्टूडेंट है, आप उसको मेडिकल लाइन पर ही रखो। आपको या तो एक ऐसी बुक देनी चाहिए जिसमें ही पूरी उर्दू हो, थोड़ी सी ये हो, सिंधी हो, थोड़ी पंजाबी हो, ताकि बच्चा बोलो बस ये एक बुक है। अब वो इतना बर्डन अपने ऊपर डाल लेता है कि उसको यही समझ नहीं आता। ये पता नहीं क्यों समझ नहीं आती हमारे पेरेंट्स को कहूँ, टीचर्स को कहूँ या स्टूडेंट्स को भी, कि जो हमारा प्रोफेशनल कैरियर है आगे बिल्कुल टोटली डिपेंड ऑन आवर एजुकेशन बेस होती है। एक इंजीनियर भी जब बिल्डिंग बना रहा होता है तो वो बेस मजबूत रखता है, तो ऊपर का स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। आपकी बेस ही मजबूत नहीं होती तो आप, मैंने कहीं कोट पढ़ी थी एक बहुत प्यारी थी, मतलब टीचर पे ही थी, मतलब टीचर आजकल कुछ समझ से बाहर है। मतलब पहले के टीचर हुआ करते थे कि एक स्टूडेंट के जहन में पूरा फिट हो जाता था। क्लास हो रही होती है, टीचर आते हैं मैथ की एक एग्जाम्पल लिख के, बल्कि जो आंसर किया होता है उसी लिख के बाकी खुद कर ले। बिल्कुल ये एक्सरसाइज है, ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमें तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द एजुकेशन ये कहा जाता है। तो वो यही चलता हुआ आ रहा है स्टूडेंट का हाल, ये रट्टाफिकेशन उनकी उस लाइफ पर असर अंदाज हो जाता है जब उनको कहा जाता है स्पीकअप और वो बोल नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनमें, स्किल्स नहीं होते हैं, कम्युनिकेशंस और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम किस तरह ऐसे बोल सकते हैं उनको जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ देन यू नो हाउ टू अचीव द वर्ल्ड। बिल्कुल आप ट्रस्ट बंदे पे जब ही होता है जब वो बोले यार मेरे अंदर सब गट्स है, मैं बस जाऊंगा और बोल दूंगा और कर लूंगा पेपर। तो जब आपके अंदर इतनी खामी है तो एजुकेशन का टॉपिक ऐसा है, मतलब हम लोग जितना भी इस पे बोले कुछ बिल्कुल पॉइंट खत्म ही नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो निकलती चली जाती हैं, अनफोल्ड होती हैं और फिर उस पे अलग 10 बातें 10 इश्यूज खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर 9th क्लास में, जैसे मैं मोहसिन अभी बात कर रही थी कि 9th क्लास में सिंधी का पेपर देना मैंडेटरी है मैट्रिक सिस्टम में,
तो उसकी वजह से जो स्कूल वालों को चले, इतना तो मैं कहूँगी कि उनको इतना थोड़ा बहुत ख्याल है कि वो थोड़ा पहले से सिंधी पढ़ाना शुरू करते हैं कि ताकि 9th क्लास तक जब तक बच्चा पहुँचे तो उसको जो है वो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत समझ आ चुकी है और वो आराम से पेपर दे सके। मगर कोई फायदा तो नहीं है, हम आगे जाकर इसे कैरी ही नहीं कर रहे होते। इसकी बजाय अगर हम देखें, पाकिस्तान हमारा मुस्लिम कंट्री है, अगर इसकी बजाय हम अपने बच्चों को अरबी सिखा दें या फिर अरबी की उस पर जोर दें, या फिर जैसे हमें पता है कि इंग्लिश में ज़्यादा हमारी हर तरफ डिमांड है तो इंग्लिश पर ही फोकस कर लें, ये सब चीज़ें ज़्यादा सही नहीं है। देखिए, जहाँ तक इलाकाई ज़बानों का सवाल है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक सेटअप बनाया गया है कि इलाकाई ज़बानों को प्रमोट किया जाए और इलाकाई ज़बानों की वजह से जो इलाके के लोग हैं उनकी शनाख्त हो। लेकिन बच्चे का सवाल ये है कि मैं आगे इस चीज़ को आगे कैरी नहीं करना, तो मैं इस चीज़ को अडॉप्ट क्यों करूँ। अब बच्चे का जहन कुछ बचपन से इस तरह बनाया जाता है कि उसको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, उसको उर्दू भी पढ़ाई जाती है, उसको सिंधी भी पढ़ाई जाती है। अब तो हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की वजह से कुछ इंटरनेशनल ज़बानें और भी हमें पढ़ाई जाती हैं, इनकी वजह से बच्चे पे बड़ा असर पड़ता है। फिर बच्चा घर पे जाता है तो वो अरबी भी पढ़ता है, तो बच्चे का हाल कुछ इस तरह हो जाता है कि मतलब कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गए। मतलब फिर वो कहीं का नहीं रह पाता, ना वो इंग्लिश में फोकस कर पाता है, ना वो उर्दू का रह पाता है। तो आगे जब वो फर्दर स्टडीज़ में कुछ चीज़ को कैरी करता है तो वो उस चीज़ को इतना फ़ायदा नहीं देती, उसको इंग्लिश भी इतना फ़ायदा नहीं देती, उसको उर्दू भी फ़ायदा नहीं देती। उसको हर चीज़ एक सतह पे हो जाती है कि इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता, मुझे हर चीज़ में एक मिनिमम लेवल अचीव करना है, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जा सकता। जहाँ तक फर्दर स्टडीज़ का सवाल है तो बचपन में ही बच्चे को इस बात की आगाही नहीं होती कि उसको आगे करना क्या है। जब बचपन से उसको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जब वो मैट्रिक में आ जाता है उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि आगे तुमने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। उसको मैट्रिक में आगे पता लगता है कि आगे फील्ड्स कौन कौन सी है। मैट्रिक तक के बच्चे को पता भी नहीं होता कि आगे फील्ड कौन कौन सी है, कि आगे उसने करना क्या है बेसिकली। तो काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो बचपन में हमें पढ़ाई ही नहीं जाती। जैसे मेन फोकस होता है हमारा इंजीनियरिंग पे, 9th से पहले इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, बिल्कुल एक मीडियम लेवल पे होता है। और जहाँ तक बात है अकाउंटेंसी की, वो तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आती हमारे पूरे निज़ाम में। जहाँ के फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी के जाके पहली बार कोई भी, जैसे आप आईकॉम कर रहे हो तो उसके बाद जाके अकाउंटेंसी का पहला वो शुरू होता है, फेज शुरू होता है। उसके बाद बच्चा उस चीज़ को आगे कैरी करता है। हालांकि यही चीज़ अगर अकाउंटेंसी एक बिगेस्ट फील्ड समझी जाती है और इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए हमारा जो मुल्क है वो इस चीज़ पे रन कर रहा है कि सारे अकाउंटेंट्स सारे वो मुल्क का बजट डिसाइड करेंगे, सारे अकाउंटेंट्स मिल के मुल्क के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको ख़त्म करेंगे, तो उस चीज़ को आगे लेके जाने में और आसानी हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। आगे जाके वो खुद पढ़ लेगा, जिसकी वजह से उसको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में वो थोड़ा बहुत उस चीज़ को अचीव कर लेता है, लेकिन उसका मेंटल लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर यही बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल से हो तो वो उस चीज़ को पिक नहीं कर पाएगा, उसको आगे जाके बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट वो मेंशन किया कि हमें अकाउंटिंग जो है वो यही मैं देख रही होती हूँ कि आगे जब यूनिवर्सिटी लेवल में हम जाते हैं तो हम लोगों को कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि 4th ईयर में जब बच्चा पहुँचता है तो उसको बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाया जा रहा होता है, और अगर डॉक्टर चाहे वो डॉक्टरेट कर रहा हो चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो तो उन दोनों को जो है वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह अगर कोई इंजीनियरिंग में है तो उसको थोड़े बहुत ऐसे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जो कि थोड़े से मेडिकल साइड की तरफ होते हैं, ताकि वो उस तरफ भी अगर डेवलपमेंट करना चाहे या फिर इंजीनियरिंग के इसमें कुछ करना चाहे तो वहाँ पे भी काम कर सके। और इसके अलावा अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती है ताकि जो है आगे जब बिजनेस लेवल पर वो जाए, जब प्रोफेशनल लेवल पे अपने जाए तो उन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। तो यही आखिर में मैं यही कहूँगी कि सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। और अगर हमें शुरू में ही थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाए कि थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो हमारी इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड हों, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो मेडिकल से रिलेटेड हों, कुछ ऐसे हों जो कि हमारी अकाउंटेंसी से रिलेटेड हों, तो इन सबको मिलाकर अगर हम चलें तो बच्चे को भी चूज़ करना आसान होगा कि हमें आगे मेडिकल की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या फिर अकाउंटेंसी की तरफ।
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर पेरेंट्स शुरू से ही अपने बच्चे को अपने फील्ड्स के उसमें गाइड करें तो उनमें उसमें बहुत आसानी हो जाएगी स्टूडेंट को, समझते हुए कि आगे उसको किस चीज़ का, कौन सी फील्ड का उसको चूज करनी है या फिर किस फील्ड में उसको काम करना चाहिए, उसका पर्सनल इंटरेस्ट किस फील्ड में। जैसे एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, अगर वो शुरू में अकाउंटेंसी पढ़ रहा था लेकिन वो आगे स्विच नहीं कर सकता। शुरू में अकाउंटेंसी उसने पढ़ी लेकिन आगे अगर वो चाहता है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, तो लेकिन वो स्विच भी नहीं कर सकता। अगर उसने शुरू में इंटर लेवल पे अगर एक फील्ड सेलेक्ट कर ली तो सारी जिंदगी उसको उसी फील्ड में रहना पड़ेगा, वो अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन ने। आखिर में सारी बातों से यही रिजल्ट निकलता है कि बुराई किसी भी मीडियम या किसी सिस्टम में या फिर टीचर्स में, स्कूल में या किसी स्टूडेंट में नहीं है। ज़रूरत है तो पुराने हमारे जो निसाब है उसको आज की नीड के हिसाब से मॉडिफाई करने की, और दूसरा ये कि चाहे बच्चा किसी भी मीडियम में पढ़ता हो, हमें इस बात की श्योरिटी देनी चाहिए कि हर मीडियम एक तो अफोर्डेबल हो, दूसरा ये कि वो सोसाइटी के तकाज़ों, मार्केट की नीड और हमारे प्रोफेशनल तरक्की की राह को हमवार करने के लायक हो। और अगर एक जैसा सारा सिस्टम हो तो फिर तो क्या ही बात है। इसी बात के साथ अपने आज के शो को यहाँ पर हम एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बहस से कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो भी हम हेल्प कर पाए होंगे अपनी आने वाली यंग जनरेशन को, और अपने जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनको इस बात का थोड़ा सा आइडिया दे सके होंगे कि जब भी वो अपने बच्चे के लिए कोई स्कूल चूज कर रहे हैं, कॉलेज चूज कर रहे हैं या कोई मीडियम चूज कर रहे हैं, तो इस सब बातों का थोड़ा बहुत ध्यान रखें कि आज जो आप अपने बच्चों के लिए चूज करेंगे वो आगे जाकर उसको उसके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जाने से पहले एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोग टाइम निकाल कर हमारे साथ आए। इसके अलावा अगर आप लोग यूथ राइजर्स की टीम को ज्वाइन करना चाहते हो या इनके इवेंट के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके फेसबुक पेज जो कि है www.facebook.com/youth.risers.official। इसका लिंक आपको हमारे पेज पर भी मिल जाएगा, आप वहां से इनको अप्रोच कर सकते हैं। और हमारे पेज पर मेरे शो के बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा क्योंकि है www.facebook.com/thelifetv.tv। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का हमारा एड्रेस है www.twitter.com/thelifewebtv। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो। और ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, और इसके अलावा देखते रहिए द लाइव टीवी। अल्लाह।